अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक तनवीर। वेलकम टू प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, फूल गोभी जो है मौसम सरमा की बहुत ही अहम फसल है और ये अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्लूटन फ्री है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो तकरीबन हमारी 30,000 एकड़ पे पाकिस्तान में गोभी जो है वो काश्त की जाती है, जिससे तकरीबन 2 लाख टन जो है हम कॉलीफ्लावर जो है ना हासिल करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में गोभी जो है हम गल्फ़ के एरिया के बहुत सारे मुल्कों को हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनमें तकरीबन 4,000 टन हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कोई 42 मिलियन रुपीज़ हम पाकिस्तान में सालाना इसे हासिल भी करते हैं पाकिस्तान में। तो अगर हम गोभी की बात करें तो पाकिस्तान में 2 ऐसी काश्त हैं जो हमारी अपनी खुद की जहाँ की देसी वैराइटीज़ हैं पाकिस्तान की। इसके साथ साथ बाज़ का हम ऐसा इंपोर्टेड सीड भी बाहर से हाइब्रिड इंपोर्ट करते हैं जो कि हाई जो है ना प्रोडक्शन के तौर पर बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में कभी टाइम ऐसा भी आता है कि गोभी जो है ना वो 1 रुपये किलो भी रुल रही होती है, कभी ऐसा टाइम आता है 200 रुपये किलो में गोभी नहीं मिल पा रही होती। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों होती है? तो इसका एक बुनियादी जो हमें समझ आई है बात की कि हम इसको वैल्यू एडिशन में नहीं लेके जाते, और जब इसकी और प्रोडक्शन होती है तो हम उसमें संभाल नहीं सकते, इसलिए जो इसकी इतनी प्राइस कम हो जाती है कि हमारे फार्मर का ख़र्चा जो है ना वो भी पूरा नहीं हो पा रहा होता है। आज की एपिसोड में हम जो आए हैं आपको लेके गटवाला में। गटवाला फैसलाबाद का एक नवाही गांव है। ये पूरे पाकिस्तान में गोभी की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत मशहूर है, जहां की गोभी मुख्तलिफ मंडियों में जाके बहुत अच्छा रेट पाती है, और ये पूरा इलाका जो है गोभी की काश्त के लिए बहुत मशहूर है। आज हम कुछ फार्मर से मिलाएंगे, कुछ एक्सपर्ट से भी मिलाएंगे और देखेंगे कि अगर हम गोभी की फ़ी एकड़ पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी देसी वैरायटी को ले जाके हम किस तरह फ़ी एकड़ इनकम को बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम वैल्यू एडिशन में लेके जाते हैं तो हमारा फार्मर जो है इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, और इसके साथ हमारा जो यूथ है वो इस तरह की जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जाके जो है अपने किस तरह बिज़नेस सेट कर सकते हैं। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करें। जी, जैसे नाज़रीन मैंने आपको बताया था गटवाला जो है ये हमारे फैसलाबाद का एक नवाही गांव है। ये गटवाला और चारचक इसके 2 जो गांव हैं ये पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो है ये फूल गोभी पैदा करने वाले गांव हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सलीम साहब। चौधरी मोहम्मद सलीम साहब बेसिकली प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। पूरे इलाके में इन्होंने जो ट्रेंड सेट किया है इसे कॉलीफ्लावर को उगाने में, और इसके साथ साथ टनल फार्मिंग, इसके साथ इन्होंने फिर बाकी सब्जियों को भी बहुत काम किया। तो चौधरी साहब ये कब से आप गोभी उगा रहे हैं यहाँ पे? गोभी ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 72 73 ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 79 80 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 45 46 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 46 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਗਿਆ 45 ਸਾਲ 44 ਸਾਲ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਲਈ ਆ। ਗੋਭੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲ ਮੈਂ 204 ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੱਟ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 33 34 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 7-8 ਮਰਬੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 125 30 35 40 ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਰਬੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ सब्जियां उगाते हैं, तो अच्छे तरीके ना जिम्मेदारा हो रहा साਡਾ। तो चौधरी साहब अभी जो ये टाइम जा रहा है इस पर आप देखें कि आपने कितने एरिया पे अभी इस टाइम में गोभी लगाई हुई है, और एंड सीजन तक कितने एकड़ आप पूरे करते हैं फिर? अभी 30 ਪੈਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 एकड़ आपने अभी रेडी हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ मई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ के। हाँ जी हाँ जी, अभी स्टार्ट है जैसे गोभी का, और एंड सीज़न इसका जाके मार्च अप्रैल में होता है। तो पूरे सीज़न में आप कितने एकड़ यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर ये जो फूल गोभी लगाते हैं? अभी जो तैयार आ वो तकरीबन 30 एकड़ है, फिर 10-12 एकड़ तैयार होंगे, फिर उस तो बाद 1 महीना बाद 10-12-15 एकड़ तैयार होंगे। इदा ही फस्ट तो एंड तक तकरीबन 140-150 एकड़ हो जाएगा साडा रकबा काश्त गोभी का हो जाएगा, बाकी फसलां लैदा। बिल्कुल हाँ जी। अरे देखिए जैसे चौधरी साहब ने आपको बताया कि ये 150 एकड़ पे आलमोस्ट यहाँ पे कॉलीफ्लावर लगाते हैं। तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि चौधरी साहब जिस तरह हमारी जो अगेती जो स्टार्ट में फसल होती है ये हमारी लोकल यहाँ का सीड होता है जी जी, और जैसे जैसे आप सर्दियों में जाते हैं फिर हाइब्रिड और इम्पोर्टेड सीड पे चले जाते हैं, तो जो बेहतरीन रेट पाती हैं हमारी जो अगेती गोभियाँ हैं जिसको हम प्री सीज़न कॉलीफ्लावर कहते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कौन सी गोभी आपको ज़्यादा रेट देती है?
रेट तो होता है फसल की डिमांड और सप्लाई पर कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी होती है। ठीक है। ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 300 ਮਣ ਤੱਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ वो तकरीबन 400 तो 500 मन फी एकड़ पैदावार ਉਹਦੀ हासिल होती है। तो चौसा ये भी बताइए कि पर एकड़ आप सीड कैसे रखते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताइए, और इससे कितना मुनाफा पर एकड़ आ सकता है इससे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ निशानी ला के अच्छे फूल ਜਿਹੜੇ ना वो छोड़ दिए। मतलब सबसे अच्छे जो बेस्ट हाँ, फूल होते हैं उसको आप छोड़ दिया जाता है, बाकी काट दिया जाता है सारा। बाकी काट दिया जाता है। उसका फिर फूल बनता है, पहले फूल बनता है, फिर उसको फली आती है, उसका बीज बनता है। बीज इसका ऐसा होता है जैसे सरसों का होता है। बिल्कुल ठीक। वो बीज कटाई हो जाती है, फिर उसको असी अपनी मशीन के साथ उसको अलहदा करते हैं, बीज को उसका छिलका अलहदा करते हैं ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਵਿਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ। और 1 एकड़ से तकरीबन कितना का निकल आता है सीड की? आप सालाना सीजन कितना लगाते हैं इसका? सीड का कितना सीजन होता है? 3-4 मन ਅਸੀਂ बनाते हैं। 3-4 मन सीड बना लेते हैं। बनाने के लिए तो बहुत 100 मन भी बन सकता है, 50 मन भी बनकर ज़्यादा रकबा काश्त कर सकते ठीक हैं, है। लेकिन वो सेल का हिसाब लेना होता है कितना जितनी डिमांड होती है उतनी आप बना डिमांड लेते होती उतना बनाते तो हैं। मतलब 4 मन सीड आप एनुअली सालाना प्रोड्यूस कर लेते हैं, मन और 12,000 रुपये पर केजी आप इसकी मन एक 40 किलो के करीब तो 50 किलो करीब तो हमने कोशिश खुद काश्त करना होता है। उसकी नर्सरी बेचते हैं। बिल्कुल ठीक। बकाया मतलब पनीरी भी आप बेचते हैं? पनीरी बेचते हैं। बकाया जो आदमी आते हैं, जिम्मेदार लोग आते हैं दूर दूर से, वो बहुत दूर दूर से हमारा बीज जाता है, सरगोदा जाता है, मुल्तान जाता है, लाहौर जाता है, बहुत दूर दूर लोग आते हैं हमसे बीज। ये बेहतरीन बात है, बीज भी लेते हैं और नर्सरी भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बात है। ये हमारे जो फार्मर हैं इनको सीखना बड़ा ज़रूरी है कि वो जैसे वो कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं, कोई वेजिटेबल लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वो इसका सीड, इसकी पनीरियाँ भी लगाना शुरू करें तो उसमें और वैल्यू ऐड हो सकती हैं। जैसे अभी चौधरी साहब ने कहा कि ये सरसों की तरह की इसकी फली होती है। जब ब्रासिका फैमिली से चूँकि इसका ताल्लुक है गोभी से, तो ये इसकी फली भी उसी तरह निकलती है। इसको बड़े आराम से आप जब ये ग्रो करती है, फिर पकती है, इसके ऊपर फलियाँ आती हैं, उसमें थ्रेशर में इसको जो है ना वो निकालते हैं। अबाउट ये 4 से 5 मन सीड जो है ये एक सालाना जो है एक एकड़ में एक एकड़ से निकलता है, और 12,000 से लेकर 15,000 रुपये पर केजी ये सीड सेल करते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ इन्होंने कहा जिसकी पनीरियाँ भी ये यहाँ से सेल करते हैं। तो जो भी हमारे फार्मर जो है जिस अगेती 1 और अगेती 2 जो हमारी लोकल यहाँ की प्रोडक्शन है, इसका सीड लेना चाहें या इसकी पनीर लेना चाहें, वो भी चौधरी साहब से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्पेशलाइज फसल है और ये बड़ा अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। तो ये बेसिकली इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में, ये बड़े एक रोल मॉडल काम कर रहे हैं ताकि लोग इनको देख के काम करें। चौधरी साहब अब आगे चलते हैं कि जब आप इसका जो 1 एकड़ से हमारी कितनी प्रोडक्शन निकलती है गोभी की जो है? साडी पैदावार तकरीबन 250 मन फी एकड़ पैदावार असी हासिल करते हैं। इसका क्या रेट क्या चल रहा है मार्केट में? तकरीबन 4,000 मन के हिसाब से ये मार्केट में फरोख्त होती है, तकरीबन 100 रुपए किलो। देखें अभी जो हमारी बड़ी बड़ी मार्केटों में तो अभी 200 रुपये पर केजी वहाँ पे हमारी 100 रुपए किलो आपकी जो जा रही है। हाँ 100 रुपए किलो, यानी 4,000 रुपये पर मन जो है ना आपकी जो ऑन फार्म आपकी सेल हो जाती है। हाँ जी मंडियों में होती है। फिर दुकानदार लेकर आते हैं, वो मुनाफा लेकर और डबल कर लेते हैं, डबल करते हैं, कुछ जो भी करते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। आपका तजर्बा, आपने 40 साल हो गए आपको गोभी जो है ना ये कॉलीफ्लावर लगाते हुए, फी एकड़ जो है कितने पैसे अबाउट आपने मैक्सिमम कितने कमाए हुए हैं 1 एकड़ से? तकरीबन 1 एकड़ में इधर फसलें खड़ी है ना, अभी गोभी की व्यापारी लेते हैं, कोई 4 लाख की फरोख्त होती है, कोई 4.5 लाख की होती है, कोई 5 लाख की होती है, कोई 3 लाख की होती है। उसकी पौधों की तादाद के हिसाब से वो जो मौसम ने नुकसान किया होता है बरसात में फसल का, गोभी का, उसके हिसाब से उसकी पैदावार के हिसाब से वो व्यापारी लगाते हैं। 4-5 लाख रुपया 4-5 लाख रुपया वैसे इसकी पैदावार आती। 1 एकड़ पर 2 लाख रुपया खर्चा भी आता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे जी चौधरी साहब ने हमें बताया कि 5 से 6 लाख रुपए तक पर एकड़, चूँकि ये यहाँ से इन्होंने एक बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया कि डायरेक्टली ये किसी व्यापारी को बेच देते हैं, वो खुद ही इसको लेके जाके आगे बेचते हैं। लेकिन अगर हमारे फार्मर इस बात को भी समझ लें कि किस तरह वो डायरेक्ट अपनी मार्केट में जाएंगे तो और बेहतर पैसा भी इससे वो कमा सकते हैं। ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन हर काम सारे काम एक आदमी नहीं करता। एक आदमी तैयार करता है, उसको व्यापारी खरीदता है, व्यापारी आगे मार्केट में जाता है। हमारे पास काम ज़्यादा
ज़्यादा है, हम ज़्यादा अपनी फसल जी इधर ही फरोख्त करते हैं, अपने फार्म पे ही फरोख्त करते हैं। जो वो ज़मींदार 1 2 3 4 एकड़ का होता है वो आस्ता आस्ता लेकर जाता है, उसकी पैदावार इससे ज़्यादा होती है, उसकी इनकम ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे इसके पत्तों से साग बनता है, सरसों गोभी सरसों होती है, जब सरसों का साग भी बनाते हैं तो उसमें भी आपने बड़ा नाम कमाया इलाके में। ये क्या स्टोरी थे साग वाले जो? साग मुझे 20-25 साल हो गए तैयार कर दे। अच्छा। पहले घर में थोड़ा थोड़ा करते थे किसी दोस्त के लिए, आगे से आगे पता चला लोगों को भी साग आ रहा है, चौधरी साहब का, तो फलां दोस्त को दिया, फलां, फिर फरमाइश फरमाइश फरमाइश, फिर अब तक ऐसा हो गया पिछले 3-4-5 साल से 250 मन साग पकता है। 250 मन साग तकरीबन ये ऐसा 15-20 दिन 25 दिन बाद पकाते हैं, 3 माह में 5-6 दफ़ा पकाते हैं, कोई 50 से 60 मन पकता है एक दफ़ा। फिर दोस्तों को दरसों को ते किसी जिथे जिथे भी तोहफा असी भेजना होता है वो तोहफा पूरा होता है। 40-50 मन पकता, 10 मन एक टाइम से पकता है, 10 मन, तो 3-4 दिन 5 दिन असी उसको लगातार पकाते हैं। मशीनें आई हुई हैं साग कटने वास्ते, उसके ज़रिए असी ये काम काफ़ी दोस्तों को खुश करते हैं, तोहफा देते हैं। तो अभी इसके जैसे आपके जो बेटों ने आप इसको आगे ब्रांड कर रहे हैं, इसको आगे टिन में पैक करके एक्सपोर्ट के हवाले से और कुछ पॉइंट बना रहे हैं, उसमें भी सेल हो रहा है, वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं, तो ये किस तरह ख्याल आया फिर इस तरह बेटे को इसके ऊपर? बेटे को ख्याल आया और दोस्तों ने भी आन के बताया कि आपका बड़ा अच्छा है, ये टेस्ट है, कारोबार चल सकता है, आप इसको मार्केट में बेचें। हाँ। और जो दोस्त लेते हैं हमसे तोहफा लेते हैं, बहुत दूर तक करो, अमेरिका भी जाता है, सऊदीया भी जाता है, इंग्लैंड भी जाता है, पाकिस्तान के हर शहर में जाता है। ये वाला साग जो हमारा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के भी कर गया हुआ है, उसने भी साड़ा साग खाया हुआ है, तो बस वो किसी के ज़रिए उधर चला गया, तो बहुत दूर दूर पाकिस्तान में हमारा साग जाता है और लोग पसंद करते हैं। तो वो फिर इस वास्ते असी हुणे कमर्शल की तरफ जा रहे हैं भी, कमर्शल भी कुछ सोचिए भी ये लोग भी सानू मतलब मशवरे दे रहे हैं दोस्त साहब, तो उन्होंने वास्ते फिर असी ਉਹਦੇ वास्ते फिर असी सोचना है कोई पॉइंट लैके असी अपना सेल शुरू करिए उत्थे। बेहतरीन जी। देखे जैसे चौधरी साहब ने कहा कि ये जो फार्मिंग है ये एक बेसिकली एक अकेला बंदा जो है उन्होंने कहा मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, इसको वैल्यू ऐड करने में डेफिनेटली मुझे और हाथ चाहिए। तो अभी हम इनके जो बेटे हैं फाज सलीम से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, वो देखते हैं जिस तरह इन्होंने साग को पका के पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा जो है ना मिसाल कायम की कि पूरी दुनिया में इनका साग जो है ना मशहूर है, वो जाता है। इसके साथ गोभी की क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, साग को किस तरह ब्रांड कर रहे हैं, आइए हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। ये वाला विटामिन बी कम्प्लेक्स जो नए सेल बन रहे हैं, नए टिश्यू बन रहे हैं, उनको ये बनाने में हेल्प करता है। फाज सलीम फार्म पे मौजूद है जी हम, और मैं आपको बताऊं कि बड़ा एक अमूमी रवैया होता है कि पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग फैमिली होती है उनके बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स फैमिली है उनके बच्चे डॉक्टरी में जा रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ा एक हमारा सतम है कि हम पाकिस्तान में जो फार्मर का बच्चा है वो फार्मर नहीं बनना चाह रहा। तो बेसिकली हमने इस पर ना तो पोटेंशियल लेके आया, ना एग्रीकल्चर में हमने इसको फन क्रिएट किया, ना इसमें कोई क्रिएटिविटी क्रिएट की। तो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फार्मर के जो बच्चे हैं वो अब अगर अपने पेशेंट जो हमारे अपने वालिदैन के जो पेशे को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें किस तरह इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह वो वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है फाज सलीम साहब। फाज सलीम साहब जो हैं ये सलीम साहब के बेटे हैं जिनके फार्म पे आज हम मौजूद हैं। तो फाज साहब ने इंजीनियरिंग की और उसके बाद ये वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं, अपने वाला साहब की उसी ग्रो की हुई चीज़ों को जो है ना वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको आगे जाके बेचते हैं। और अभी ये कुछ अमेरिका में जाने का भी इनका प्लान है, अभी ये जा रहे हैं वहाँ पे, ये देखेंगे कि वहाँ पे पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है इनका वहाँ पे क्या पोटेंशियल है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो फाज साहब बताइए आप जो है किस तरह अपने वाला साहब के पेशे को लेके आगे चल रहे हैं? बेसिकली मेरी क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब के इस एग्रीकल्चर बिज़नेस को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, नए तरीके के साथ एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा जो अभी गोल है और मेरे माइंड में अभी जो चल रहा है वो ये है, विंटर में मेरे वालिद साहब साग तैयार करते थे, साग तैयार करके लोगों को गिफ्ट के तौर पर देते थे। लेकिन मैंने देखा इतना इस पे एक्सपेंस हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर मेरा दिल किया इसको एक ब्रांडिंग की जाए, साग की ब्रांडिंग करके इसको टीन के अंदर
सीड पैक करके और इसको सेल किया जाए। वाह, वो मैंने किया भी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अब मेरा दिल है इसको इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी इस पे काम किया जाए बिल्कुल और ठीक है। इंशाल्लाह फ्यूचर करेंगे। और इसके साथ साथ आप पीछे देख रहे होंगे वेजिटेबल में हमारे यहाँ पे गोभी सारा साल चलती है। तो गोभी तो हम खाते हैं, सालन बनाते हैं, और इसके साथ साथ मैंने देखा है कि हर चीज़ का अचार बन रहा है, हर बिल्कुल। चीज़ का। तो मैंने सोचा गोभी का भी बन सकता है। फिर मैंने रिसर्च की, फिर मैं एक दो लोगों से मशवरा भी किया, बात भी की, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। और फिर हमने इसका अचार भी तैयार किया। बिल्कुल वो ठीक है, अभी आपको आगे चल के उसकी पैकिंग उसके बारे में सब बताएंगे। बिल्कुल। और इसका अचार भी बन सकता है, और हम जैसे आम का अचार खाते हैं दूसरा, इसका भी हम वैसे आम डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बड़े बेनिफिट भी हैं। बिल्कुल ठीक। देखें जी, जैसे अभी फहद ने बताया कि ये अपने वाला साहब के जो है ना पेशे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये हमेशा होता है कि 6 महीने फार्मर जो है गर्मी में खड़े होकर फसल तैयार कर लेता है। तो अगर यही बच्चे छाँव में बैठ के चंद टाइम के लिए चंद घंटे लगा के उसको वैल्यू एड कर दें तो अपने वालद के पेशे को लेके बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये ऐसे फहद सलीम जैसे जो इंजीनियर्स हैं हमारे रोल मॉडल है। हमारी वो यूथ जो हमारे गांव में रहती है, हमारे अपने पेरेंट्स के शोबे को लेके आगे बढ़ना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि वैल्यूडेशन, ब्रांडिंग और अपने फार्म को ब्रांड करना, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना, उसको वैल्यूडेशन में लेके जाने से ही वो अपनी ना सिर्फ पर एकड़ इनकम बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ बल्कि मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। वाह, ताज़ा गोभी। व्हाट एन अमेजिंग, डॉक्टर शराब बसरा इज विद अस। आप देखें जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम बहुत दिया शुक्रिया इतना जी। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आज की जो गोभी पे प्रोग्राम है, कॉलीफ्लावर पे, तो न्यूट्रिशन वैल्यू से शुरू करते हैं। तो क्या है इसमें, दुनिया में कहा जाता है जी ग्लूटेन फ्री है, इसका आटा बड़ा क्रस्ट बनाने में, रोटी बनाने में बड़ा कामयाब है। तो आप बताइए क्या है इसके अंदर? देखिए, गोभी का जेन में आते ही सबसे पहले आजकल के दौर में ना कॉलीफ्लावर के साथ मुकाबला आता है। तो दुनिया में कहा जाता है कि ये जो ग्रुप है ना, ये कैंसर को ख़त्म करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वज़न कम करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट ये चीज़ है, और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और उसके लिए कहा जाता है कि ब्रोकली और गोभी दोनों सुपर फूड्स हैं। और सुपर फूड ऐसे नहीं कहा गया। देखें, पहली चीज़ ये कि कहा जाता है कि गोभी ग्लूटेन फ्री है। ज़हन में रखें कि ग्लूटेन सिर्फ और सिर्फ गंदम के अंदर, जौ के अंदर, ट्रिटिकेल के अंदर, स्पिल्ट के अंदर और राई, इनके अंदर होता है, बाकी किसी के अंदर ग्लूटेन नहीं है। तो जिसको ग्लूटेन एलर्जी है, IBS है, तो वो इजीली ये खा सकता है। दूसरा, इसके अंदर फाइबर काफ़ी है। मतलब पर वेट अगर 1 कप आप लेते हो, उसके अंदर फैट आपको ज़ीरो मिलना है, कोलेस्ट्रॉल आपको ज़ीरो मिलना है, सोडियम भी आपको अच्छा सोडियम मिल जाना है। लेकिन आपको मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज और उसके अलावा फिर आपको फोलिएट, विटामिन A, विटामिन E और इसके अलावा विटामिन K, वो किस लिए चाहिए? कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है। साथ अगर आप पालक और बाकी चीज़ें खा रहे हो तो आपका कैल्शियम है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब किसने करना है? वो एब्जॉर्ब जाके करना है विटामिन K ने। तो विटामिन K और विटामिन D ये दोनों मौजूद हुए। इस वक्त धूप में खड़े हैं, विटामिन D ले रहे हैं, गोभी खाएं, विटामिन K मिल जाएगा, तो आपकी गोभी के अंदर जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर फोलिएट है। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती है ना, वो फोलिएट खाती है। किस लिए फोलिएट खाती हैं? कि जो नया बच्चा उनके पेट के अंदर बन रहा है ना, उसके नए सेल बन रहे हैं। तो नए सेल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला विटामिन B कम्प्लेक्स, जो नए सेल बन रहे हैं, नए टिश्यू बन रहे हैं, उनको ये बनाने में हेल्प करता है। तो फोलिएट का अच्छा सोर्स है। अच्छा, एंटी कैंसर तो है ही है। एक और बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि ये कोलिन इसके अंदर है। कोलिन क्या चीज़ है? देखिए, क्रूसीफरी वेजिटेबल्स ने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली कि जब लोग दुनिया में कार्ब्स खा खा के, चीनी खा खा के, फ्रुक्टोज वाली चीज़ें खा खा के उनके फैटी लिवर हो गए, या ज़्यादा अल्कोहल पीने से अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया। तो जो फैटी लिवर हो गया, उस फैटी लिवर को ठीक करने के लिए जो कुदरती चीज़ें हाईलाइट हुई, वो कहते हैं ऐसी चीज़ खाएं जिसके अंदर लो कार्ब हो और उसके अंदर कोलिन हो। और ये लो कार्ब भी है और कोलिन भी है। तो ये रिपेयर करती है। आप गोभी को अगर आप सैलड में और पका के और रेगुलर खाएं तो वो लिवर को भी ठीक कर देगी। एक और चीज़ बहुत अच्छा है कि जो हमारी बड़ी आंत है, जिसे गट फ्लोरा में से कहते हैं, गट हेल्थ कहते हैं, जो बहुत सारे हार्मोन्स लाइक विटामिन E, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन D भी बनाता है, और बहुत सारे विटामिन्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन वगैरह सारे बनाता है।
वो आपके हार्मोन, वो गट बैक्टीरिया बनाते हैं। तो वो बैक्टीरिया अगर कम हो जाए ज़्यादा एंटीबायोटिक खा खा के या पुअर फूड खा खा के, ज़्यादा चीनी खा के, तो फिर आपकी हेल्थ पुअर हो जाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक चाहिए। तो गोभी को बड़े शौक से आपकी गट बैक्टीरिया खाता है और बेहतर हो जाता है। इसको खाने में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट में गैस हो जाती है, तो क्या इसको बदल के खाने में, मुतबादली इसको किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके खाने में भी इससे फ़ायदा हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है इसको? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझें कि जिनको गोभी खा के गैस होती है ना, वो IBS के पेशेंट है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, उनकी गट हेल्थ पुअर है, वो अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करेंगे तो उनके आहिस्ता आहिस्ता उनके ये गैस वाला मसला हल हो जाएगा। शॉर्टकट ये है कि जब आप गोभी को सैलड के तौर पे स्टीम करके या पकाएं, तो उसके अंदर अल्लाह ने ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे किचन के अंदर जो थेरेपी है उसके अंदर 3 चीज़ें रखी हैं। वो है पुदीना, सौंफ और अजवाइन। इन तीनों का या कहवा या पकाते वक्त या उबालते वक्त या स्टीम करते वक्त शामिल कर लें तो आपको वो गैस का मसला नहीं होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये किन किन जो बीमारियों में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये भी थोड़ा सा बताइए ज़रा। देखिए जी, एक तो है कि आपका अगर जिगर कमज़ोर है, फैटी लिवर है उसके अंदर, दूसरा है आपका गट कमज़ोर है उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा वज़न, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल अगर आपकी डिस्टर्ब है तो उसमें ये गोभी ज़्यादा खाएंगे, फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आपका पेट भरेगा और कम कैलोरी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मोटापे का और शुगर का और ये दूसरे प्रॉब्लम है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब देखा गया है कि आजकल मोटापा जो है ना, ये आम बीमारी बनती जा रही है, और स्पेशली जो हमारी घरेलू ख़वातीन है वो मोटापे से बड़ा तंग है, और आपका तो पर्टिकुलरली बड़ी स्पेशलिटी है, लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि मोटापे में क्या खाया जाए। तो गोभी को अगर मोटापे वाला बंदा इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका हो सकता है, किस तरह इसको खा सकता है इसको जो है? देखिए, गोभी का पराठा वज़न नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल ठीक। लोगों का आमतौर पे गलत कंसेप्ट है कि फ़ैट वज़न बढ़ाती है। फ़ैट वज़न नहीं बढ़ाता। आपने थोड़े से आटा, वो मल्टीग्रेन आटा लें थोड़ा सा, ज़्यादा सारी गोभी डालें और दूसरी सब्जियां भी साथ डालें, उसका पराठा खाएं, उसकी रोटी खाएं, सैलड में शामिल करें, पेट भर लें। बहुत थोड़ी कैलोरीज के साथ, ज़्यादा फाइबर के साथ, ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट के साथ ये एक अच्छी चीज़ है, खाएंगे वज़न कम होगा। ऐसा इसका तो जो क्रस्ट बनाते हैं ना पिज़्ज़े का जो है, उसमें भी इसकी पेस्ट जो है ना, वो इसको एज ए फ्लोर यूज़ करते हैं। दुनिया में बहुत से जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इसी के जो बने हुए क्रस्ट से पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें बना रहे हैं। आटा यूज़ होता है, इसका आटा यूज़ होता है। तो अगर गोभी का आटा घरों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल बहुत अच्छी वैल्यूडेशन भी है, और इसका मेरे ख्याल में लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। देखिए, तो आटे के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि गोभी का जो आटा है, अगर इसको किस तरह जो है ना इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? 2 चीज़ें हैं जिससे गोभी का इस्तेमाल बहुत बढ़ सकता है। एक तो होटलों में, घरों में जो सैलड प्लेट होती है उसके अंदर कच्ची या स्टीम्ड गोभी शामिल की जाए, जो पहले नहीं, हमने सिर्फ सालन पकाना है। एक तो उसका रिवाज होना चाहिए। दूसरा ये कि इसको ड्राई करके इसकी जो वैल्यू एडिशन है, आटा बनाएं, उस आटे को मिक्स कर लें अपने दूसरे आटे के साथ, तो वो एक हाई वेजी और एक लो कैलोरी आटा बन जाएगा। क्योंकि उस आम जो आटा है उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तुम्हारा 70 से भी ऊपर है। तो जितनी ज़्यादा सब्जियां, चाहे गोभी हो या दूसरी हो, जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होगा और उतना ही हमारा सेहत, और उसमें ग्लूटेन भी उतनी कम होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, उसी रेशो से। तो डॉक्टर साहब, बस एट द एंड मोटापे के पेशेंट के लिए स्पेशली इसको खाने के तरीके बता दें, ये ऐसे खाने हैं, डाइट प्लान दे दें पूरा इसका। देखिए, आम तौर पे जो मोटापे के पेशेंट है वो IBS और गैस के पेशेंट भी होते हैं। एक तो ये कि वो जो मैंने बताया है, सौंफ, पुदीना, अजवाइन, उसको बेहतर करें। दूसरा, साथ इसके सिरके का इस्तेमाल भी करें। गोभी जब सलाद के तौर पे खाएं तो इसको सिरके के साथ, बजाय सिंथेटिक सिरके के, जो नेचुरल सिरके के साथ इसको धो लें, और साथ अचार का इस्तेमाल करें, और इसको रोटी के अंदर डाल के भी, और इसको पका कर भी, और इसको साथ सैलड के तौर पे भी, तीनों शक्ल में इसको इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो टोटल शुगर इंटेक है वो रिप्लेस हो के फाइबर और न्यूट्रिएंट इंटेक हो जाए, तो ग्रेजुअली उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। वाह, देखिए जी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि गोभी जो है ना सिर्फ आपके वज़न को कम करने में, इसी तरह दिल के और बहुत सी मरीज़ों में, चूँकि इसमें बहुत सी लो कोलेस्ट्रॉल भी है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके साथ साथ मोटापे को भी कम करती हैं।
मेरे साथ मौजूद हैं साजिद इकबाल सिंधु साहब जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो कौन से इलाके पाकिस्तान में जो है ना गोभी की काश्त के लिए जो कॉलीफ्लावर हमारा है इसके लिए सूटेबल है? ये उस ख़ानदान की सब्ज़ी है जिसको ब्रासिका फैमिली कहा जाता है और ये पाकिस्तान की तकरीबन सारी ज़मीनों के ऊपर बड़ी आसानी से उगाई जा सकती है और ख़ास तौर पे जो थोड़ा बहुत कलर वाली ज़मीन है जिसके ऊपर थोड़ा सा सलाइन भी है, नमकीन ज़मीन है, जो कि पाकिस्तान में अक्सरियत जगहों पे पाई जाती है, वहाँ पे ये उगाई जा सकती है। और मीठी ज़मीन के ऊपर तो डेफिनेटली बड़ी कामयाबी से उगाई जाती है, फूल का साइज़ बहुत बड़ा बनता है। तो आप समझें कि सिंध से लेके तो गिलगित बल्तिस्तान तक दरमियान में तमाम इलाकों पे उगाई जा सकती है, लेकिन वेरिएबल सीज़न के अंदर। कहीं पे ये सितंबर में लगाई जा रही है, कहीं पे ये मई जून में लगाई जा रही है और कहीं पे फरवरी में भी लगाई जा रही है। बिल्कुल। यानी कि पाकिस्तान लंबाई के रुख पे फैला हुआ एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है जहाँ पे हकीकतन चारों मौसम जो हैं वो पाए जाते हैं एक ही वक्त में। अगर हमारे एक जगह पे -30 टेम्परेचर चल रहा है तो दूसरी तरफ 40 से ऊपर भी चल रहा होता है। तो सबसे कामयाब इलाके जहाँ पे इसकी बड़ी कामयाब काश्त होती है और बड़ी महंगी बिकती है, उसमें एक तो सोन वैली जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 उसके बाद जो है जी पूरे पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे फैसलाबाद के एक देही इलाका है जहाँ पे घाटवाला में ये बहुत बड़े हब पे सैकड़ों बल्कि हज़ारों एकड़ के ऊपर ये काश्त की जाती है। तो इस पूरे रीजन के अंदर सबसे कामयाब काश्त जो है इसकी इस इलाके में की जा रही है। इसके अलावा हर वो इलाका जहाँ पे सब्जियात की काश्त का गढ़ है, चूँकि ये सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी है जिसको हर खासो आम जो है वो खाना पसंद करता है। इसको गरीब की सब्ज़ी भी कहा जाता है, ख़ास तौर पे इसलिए कि गरीब आदमी इसको बड़े सस्ते दामों ख़रीद के खा सकता है। जब ये बल्क पैदावार के अंदर आती है तो उस वक्त ये बड़ी सस्ती दामों अवेलेबल होती है। तो डॉक्टर साहब फिर दूसरा बहुत अहम सवाल है कि इसकी पनीरी की मुंतकिली, उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें और इसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या है, ज़मीन की तैयारी के ऊपर भी थोड़ा सा बता दें। अक्सर लोग जी पूछते हैं कि इसकी कामयाबी कैसे हो सकती है। तो कामयाबी के लिए 2 बड़ी रीज़न्स हैं जी। लोग इसको कोशिश करते हैं कि जी लगा दें और लगाने के बाद उसको प्रॉपर केयर ना कर सकें तो उस वजह से पौधा जो ख़राब होता है। बीज को जब भी आपने मुंतकिल करना है, बल्कि बीज नहीं मुझे कहना चाहिए कि पनीरी को मुंतकिल करना है, तो उसकी जड़ों को आपने किसी भी अच्छे एंटी फंगीसाइड के अंदर डबोना है। जैसे कि फॉस्फेट एल्युमिनियम में डबोलें, जैसे कि आप उसको रिडोमिल के अंदर डबोलें, जैसे टॉप्सनम में डबोलें। उस डबोने के बाद जो जड़ की बीमारियाँ ना वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा काम ये करना है कि जैसे ही इसको ज़मीन में शिफ्ट करना है तो अगर आपने सूखी में कर रहे हैं तो साथ साथ पानी लगाते जाएं। ये इंतज़ार मत करें कि पूरा एकड़ लग जाएगा तो पानी देंगे। जैसे आपकी एक लाइन मुकम्मल हो, पीछे पानी लग जाए, दूसरी मुकम्मल हो, पानी लग जाए। तीसरी बात यह कि इसकी जड़ों में फास्फोरस की खाद देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फास्फोरस की खाद दिए बगैर इसको लगाया है तो ये आपकी 15-20 दिन खामखा लेट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि फास्फोरस की अपनी ज़मीन के हिसाब से DAP या मोनोमोनियम फॉस्फेट या 1261 या जो भी अच्छी खाद है वो आप इसको लगा के फिर इस्तेमाल करवाएं। मैं ज़मींदारों को रिकमेंड करूँगा कि कड़वी ज़मीनों के अंदर बराए मेहरबानी मोनोअमोनियम फॉस्फेट उस फास्फोरस की खाद का इस्तेमाल किया करें ताकि वो कड़वी ज़मीन के अंदर भी मीठा असर दे सके। दूसरा आपने पूछा जी कि इसकी पैदावार लेने के लिए अच्छे तरीक़ेकार क्या हैं। तो कोशिश करें कि इसकी खाद को 3 हिस्सों में तकसीम करके दें। पहली खाद जो है बेसल डोज के तौर पे, यानी कि जब आपने मुंतकली कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उस वक्त डाल दें। दूसरी खाद आपने उस वक्त देनी है जब पौधा ग्रोथ लेता है और बढ़ता है। और तीसरी खाद आपने उस वक्त देनी है कि जबकि ये फूल उठाना शुरू करता है। फूल उठाने के वक्त जो खाद देते हैं ना, जो उससे फूल का साइज़ बड़ा होता है, इसका फूल खूबसूरत बनता है, वो चमकता है, सफ़ेद रंग में आता है। और मंडी में जितना सफ़ेद और ख़ूबसूरत फूल होता है उतना ही उसकी कीमत ज़्यादा लगती है। आपने मीठी पोटाश, जिसको कि सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, आपने इसको वो देनी है। इसके फूल का जो वाइट होना है या ज़्यादा खूबसूरत होना है, ये वैरायटी पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, या फार्म मैनेज जो है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल इंसानों की तरह है कि अगर आप काले माँ बाप की तरफ पैदा हुए हैं तो आप काले रहेंगे, अगर आप सफ़ेद की तरफ हो गए हैं तो कोशिश करें नंबर 1 तो ये कि वैरायटी वो लें जो वाकई सफ़ेद होती है। ये सफ़ेद वाइट कलर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वैराइटीज़ है पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो स्नो वाइट के नाम से अवेलेबल है। स्नो, उसको स्नो शहजादी, स्नो मलका, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। नंबर 2 आपने उसके ऊपर मोलिब्डेनम का, जिंक का और कॉपर का, इन 3 चीज़ों का स्प्रे करना है। ये तीनों चीज़ें मिला के उसके रंग को निखारती हैं। वो फंगसेस जो कि इसके रंग को डैमेज कर रहे होते हैं, उन फंगसेस को भी ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। यानी कि 3 ट्रेस एलिमेंट्स इसके ऊपर स्प्रे कराएं, साथ पोटाश करें और साथ उसके जो है वो एंटी फंगल का स्प्रे कर दें। आपकी गोभी जो है उसका साइज़ भी बहुत बड़ा बनेगा और वो सफ़ेद दूर से
जो आड़ती है वो आपकी गोभी को देख के कहेगा ये मैंने यही वाली बेचनी है, और कस्टमर उसको खरीदेगा। तो डॉक्टर साहब फिर ये जो लाइलपुर 1 और 2 और बाकी वैरायटी जो हैं हाइब्रिड वैरायटी जैसे बहुत सर्दी में लगती हैं और ये चूँकि गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हमारी इसी वैरायटी में है, तो आप फार्मर को थोड़ा सा गाइड कर दें कि किस मौसम में कौन सी वैरायटी जो है ना लगा के अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताऊं कि जो हमारी लोकल और देसी वैरायटीज़ हैं इनके अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियत रखी है कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल है। ऐसे जो वेदर क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना उसको ये बर्दाश्त करने की बड़ी सलाहियत रखती है। लाइलपुर 1, लाइलपुर 2 ये पाकिस्तान की लोकल वैरायटीज़ हैं जो कि यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी मिल जाती हैं, और घाटवाला में जितने ज़िम्मेदार इसका बीज तैयार कर रहे हैं वहाँ से आपको इसका बीज और पनीरियाँ भी मिल जाती हैं। इस वैरायटी की खासियत ये है कि ये मई और जून के गर्म तरीन महीने के अंदर ये हमारी लोकल क्लाइमेट के अंदर बेहतरीन और बड़े साइज़ का फूल लगाती हैं। और अगेत्री गोभी का रेट जो है वो आपको पता है 6,000 रुपये 8,000 रुपये मन का रेट चलता है, तो ये बहुत अच्छा रेट है जी। जैसे जैसे फिर आप लेट होते हैं तो फिर आप हाइब्रिड या ठंडे मुल्कों से जो दरामद शुदा सीड है उसको, यानी इम्पोर्टेड सीड जो है उसको आप लगा सकते हैं, और वो जो सीड है उसको आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं और आप उसको पनीरी लगा के भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन बराए करम पनीरी जिस चीज़ की भी लगाएं उसको शिफ्ट करने से पहले आपने लाजमन एंटी फंगल के साथ ज़रूर ट्रीट कर लेना है, ताकि आप जितने पौधे लगाएं 100% वो पौधे खेत में जाके कामयाब हो सकें। डॉक्टर साहब इसमें फ़ी एकड़ जो कितनी पैदावार लेने की सलाहियत है और 8,000 रुपये के हिसाब से फ़ी एकड़ कितना मुनाफा हमारा फार्मर कमाता है? जो हमारी लोकल वैरायटीज़ है ना जी उसकी एवरेज थोड़ी ज़रा कम होती है, चूँकि ज़रा मुख्तलिफ लोगों के पास इसकी चूँकि प्राइस ज़्यादा है, तो अगर कम भी पैदावार आती है तो मेरा लोग कंपनसेट तो हो जाती है। वो तकरीबन 2 टन के लगभग होती है 1 एकड़ से, लेकिन अगर आप हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज आपकी 4 से 5 टन आ जाती है, और अच्छे काश्तकार जो हैं वो 8 टन तक भी आराम से पैदावार ले लेते हैं। तो 1 एकड़ से जो अगेती गोभी है कुछ सालों में वो 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का सेल प्राइस देती है, उसकी जी इनकम देती है। और जो हाइब्रिड हैं उन दिनों के अंदर चूँकि पैदावार बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की सेल 1 एकड़ से बड़े आराम से देते हैं, जिसके ऊपर खर्चा इनका 1.5 से 2 लाख रुपया होता है। इस तरीके से 1 एकड़ से आप 5 लाख 4 लाख रुपए की बचत जो है 1 एकड़ से हाइब्रिड का हासिल कर लेते हैं, और देसी का इससे कहीं बेहतर हासिल कर सकते हैं। तो किस तरह आप हमारे फार्मर को इसके ऊपर गाइड करना चाहेंगे कि क्या फार्मर को जो फैसलाबाद लाइलपुर 1 और लाइलपुर 2 का सीड है वो बना के क्या कितना पैसा वो कमा सकता है, ताकि वो उसको थोड़ा सा मोटिवेट हो के हम ये काम कर सकते हैं? देखिए जी, गोभी का बीज तैयार करना बड़ा आसान है। जब आपके गोभी बड़ी हो जाती है आप उसको बेचना शुरू करते हैं तो आप 2 या 4 फूल तोड़ के चौथा 5वां फूल छोड़ देते हैं। अच्छा, जो खूबसूरत अच्छा फूल होता है उसको आप छोड़ते जाते हैं। ये ट्रेडिशन है, ये चलती है। बाद में ज़िम्मेदार बाज़ औक़ात उसको उखाड़ के एक जगह पे कर लेते हैं, लेकिन मौके पे भी लगा रहने दें तो ठीक है। उसके अंदर ऊपर थोड़ी देर के बाद जो है जाके इसकी बीज लगना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर जो है पुंगरियाँ निकलती हैं और उसके अंदर पॉकेट्स के अंदर बीज बनना शुरू होता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो लोग अपनी फसल भी लेते हैं और साथ बीज भी तैयार करते हैं वो 1 एकड़ से 15-20 लाख रुपए का बीज तैयार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मतलब पैसे ये वो कमा। बिल्कुल ऐसा है जी। डॉक्टर साहब, ये एट दी एंड मैं चाहूँगा कि आप इसमें एक होता है ना कि राज की बात होती है, आप जैसे बताते हो कि ये चीज़ें ऐसी फार्म प्रैक्टिस है जिसको अडॉप्ट करके हमारा फार्मर जो है ना वो 10 टन तक या इससे ज़्यादा पैदावार ले सकता है। इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि फार्मर्स को गोभी को पढ़ के काश्त करना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये है कि गोभी की टोटल 5 कीड़े हैं, इसकी 5 ही खादें हैं और इसकी 2 बीमारियां हैं। उनको पढ़ते हुए आपको तकरीबन जो है आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम चाहिए। इसका बुकलेट्स अवेलेबल हैं। उन बुकलेट्स को, उन ज़री तहकीकाती रिसर्च को पढ़ने के बाद आप इसको काश्त करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है जी, आपने इसको पहले दिन से पोटाश देनी शुरू करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैदावार बहुत ज़बरदस्त आ जाए तो आपने मीठी पोटाश, जिसको कि सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, आपने इसको वो देनी है। इसको आपने MOP नहीं देनी है, म्यूरिएट ऑफ पोटाश से आपने सख्ती से मना रहना है। SOP के आपने इसको 3 डोजेज़ के अंदर अगर आपने दे दी तो फिर इससे क्या होगा कि इसके फूल का साइज़ बहुत बड़ा और तमाम पौधे जो हैं उनके अंदर डिज़ीज़ और एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस की जो है उनकी सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी। पौधे मरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। पोटाश यानी ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस से पौधे को बचाती है। और गोभी के अंदर सबसे खूबी ये होती है जी कि जैसे ही आपका एनवायरमेंट स्ट्रेस से इसको बचा लेते हैं तो इसका फूल का साइज़ और इसकी पैदावार कम अज़ कम जो है 50 to 60% बढ़ जाती है। तो पोटाश की आपने सिर्फ इसको 50 किलो की मिकदार देनी है, लेकिन देनी तरतीब के साथ है। 3 हिस्सों के अंदर 15 किलो पहले दे दी, 15 बाद में दे दी और आखिरी जो है आपने 20 किलो दे दी। तो ये टोटल 50 किलो खाद देने से 1 एकड़ के अंदर आपकी पैदावार 50% तक इंक्रीज में चली जाती है। 50% तक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए जी, जैसे साजिद सिद्धू साहब ने हमें बताया है कि ये हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को 50% तक किस तरह बढ़ा सकते हैं।
पाकिस्तान में जो 30,000 एकड़ रकबे पर गोभी जो है ये कॉलीफ्लावर काश्त की जाती है, जिससे हम तकरीबन 2 लाख टन सालाना गोभी जो है ना वो हासिल करते हैं। इसी तरह पिछले साल पाकिस्तान से हमने गल्फ़ को और बहुत से मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किया है। तो हमने 44 मिलियन रुपीज़ हमने जो है ना इससे कमाया है। हमने 4,000 टन जो है गोभी बार को एक्सपोर्ट किया है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें जो साजिद साहब ने फार्मूला में बताया है, अगर हम इसके ऊपर अमल कर लें तो हाँ ना सिर्फ हम इसको जो है फ़ी एकड़ इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैदावार को डबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि इसकी जो वैल्यू एडिशन है इसको हम ग्रिल करके केंड करके दूसरे मुल्कों को बेच के भी बहुत सा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम आपको लेके चलते हैं कि हम किस तरह इसमें वैल्यू एडिशन करके इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आइए वो भी प्रोसेस देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यासीन रंधावा साहब और इनके बेटे हैं अहमद साहब। अहमद और यासीन साहब ने बेसिकली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है कि ये बहुत से सालों से पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सी सब्जियों के, फलों के और बहुत सी फसलों के वैल्यू एडिशन चीज़ें बनाई हैं। तो यासीन साहब सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने और अहमद साहब ने जो है ना शिरकत की है। तो ये थोड़ा सा बताइए कि जो अचार बनाने का प्रोसेस जो है ये किस तरह है, थोड़ा सा इसके ऊपर बता दें। मैंने एग्री टूरिज़म में वैल्यू एडिशन पे काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एग्री टूरिज़म ने 152 प्रोडक्ट बनाए हैं। और उसमें यह है कि मेरा बेटा जब ये अभी कॉलेज में था तो उसने 17 प्रोडक्ट दी कॉलेज को, फिर यूनिवर्सिटी में चले गया 7 प्रोडक्ट। आज तक मेरा ख्याल है कि सिर्फ PhD बच्चे ने भी 2 या 3 प्रोडक्ट नहीं दी, एक भी नहीं दी। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। बनाना कैसे है इसको, क्या क्या चीज़ें डलती हैं? तो फंगस का इलाज क्या है कि आप थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल करें और फिर उसमें ये गोभी डालें। ठीक है। इसको थोड़ा सा ना इन्होंने थोड़ा सा वेनिगर पहले डाला है, डालें ताकि ये जो फंगस ना आए। अब जब आप देख लें कि ये थोड़ा सा इसको बॉयल होगी या इस पर स्टीम आ गई है, तो फिर आपने सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आपने इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना। ये डालें जी, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये मस्टर्ड ऑयल ये सरसों तकरीबन का तेल है जी। सरसों का तेल ये तकरीबन अगर आपकी 1 किलो गोभी है तो इसके लिए आधा किलो काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है कि ये इसका वज़न में भी ½ kg से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, तो इसके प्राइस कितने हैं? 400। बिल्कुल ठीक। तो आपकी गोभी जो 20 रुपए 30 रुपए किलो जाती है वो का 800 रुपए किलो पे आ गई। तो अगर हमारा फार्मर जो है उसके बेटे को ये पता चल जाए कि मेरी गोभी 50 या 100 रुपए वाली नहीं है, मेरी गोभी तो 500 वाली है। अब आप देखें कितने गुना ज़्यादा उसकी, 100 और 500 यानी 400 गुना का मतलब है कि अगर वो किसी गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता ना तो वो सेक्रेड हार्ट में चला जाएगा। बिल्कुल इनकम जब आती है, अगर वो जूता 200 रुपये वाला पहनता तो 2000 वाला पहने। तो हमारी एग्री टूरिज्म के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश है कि हमारा फार्मर जो है ना वो उसकी मशक्क़त ठीक हो जाए। तो ये देखें, मैं अभी आपको तो इसको चेक भी करें, ये देखें इसकी तो अरोमा भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत देखें ना, हम बाहर से पाम ऑयल मंगवा रहे हैं, खुदा का कहर है कि वो खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। ये जो सरसों का तेल है जो कुदरती है, जो हमारे मुल्क की पैदावार है, उसको हमने कभी भी प्रमोट नहीं किया। बेसिकली एक गोभी के बारे में बात बड़ी मशहूर है जी, गोभी खादी तो मेरे पेट से हवा होगी। गोभी कोई हवा नहीं करती, ये गलत बात। जब आप इसमें आलू डालते हैं ना तो कम्बिनेशन गलत हो जाता है। तो इसके साथ यासीन साहब बताइए कि और कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना आप ऐसे बना रहे हैं इसकी? सर एक ये है कि जब गोभी 10 रुपए किलो होती है आता वक्त ये, तो आप इसको कुछ ना करें। अगर आपके पास कोई ड्राई का सिस्टम नहीं है तो ये अल्लाह ताला के जो सनलाइट है, ये आप नीचे कोई कपड़ा बिछाएं, उस पर गोभी डाल दें और ये तकरीबन 2-4-5 दिन में खुश्क हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये सालों साल चले तो आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट थोड़ा सा इस्तेमाल करें और अपने सिरका, जिसको केन कर देना कहते हैं, केनिंग कर देना। ये 2 साल के लिए है जी। बिल्कुल ये 2 साल इसको। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो अब इसको ड्राई करते हैं ना फिर टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर आप इस हालत में रखेंगे तो ऐसे ही है जैसे आपने वो खेत से निकाली और पका ली। और तीसरा ये है इसका कि इसमें एक चीज़ जो है ना जो सबसे ज़बरदस्त है वो ये है कि इसका एक हिस्सा होता है नीचे वाला जिसको हम वेस्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि इस लफ्ज़ की तौसीक कर लेनी चाहिए। कुदरत ने कोई भी मेरा उसी का बनाया हुआ है। कुदरत ने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं पैदा की। अल्लाह ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमने किसी चीज़ को अबस नहीं पैदा किया। अरबी में अबस कहता है बेकार चीज़। ये उसके जो डैंडल है ना, जो नीचे वाला हिस्सा, ये उसका पिकल है। अच्छा, जिन लोगों ने उसका मोरिंगे का अचार इस्तेमाल नहीं ना किया
तो आप उनके आगे रख दें, वो कहेंगे मोरिंगा का अचार, मतलब ये गोभी के टंडल से जो कैंडल बना- से जो बनता है। तो ये है वैल्यू एडिशन। अगर सिर्फ हमारे फार्मर को ये समझ आ जाए ना कि तेल का रेट 11,000 रुपये, अगर आप तेल निकाल लें तो उसका 18,000 है। अच्छा, वो जो खल बचती है वो आप किसी बड़े बेकरी पे दे दे, जितने आपके बिस्कुट हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है, वो लेते हैं जी 8,000 रुपये मान लो। बिल्कुल तो ऐसे। बेहतर ये है कि हम अपने फार्मर को वैल्यू एडिशन पर लाएँ, उसके बच्चों को समझाएं कि ये गोभी नहीं है भाई, ये एक प्रोडक्ट है और इसको आपने कैसे लॉन्च करना। फिर ये देखें, ये अहमद के नाम से मैंने जब इसने मैट्रिक किया ना, तो मैंने अहमद लेग्यूम कॉस्मेटिक नाम से इसको रजिस्टर करवा दिया। तो आइंदा आने वाले वक्त में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खुद फूड साइंटिस्ट है, एक वक्त आएगा इसको ये भी काम होगा। तो अगर हमारे बच्चे फार्मर के वैल्यू एडिशन पे आ जाएं, वो इंटरप्रेन्योर बन जाएं, तो इस पाकिस्तान में इनसे ज़्यादा कोई पैसा नहीं कमा सकता। और आने वाले वक्त में एक ही जो है वो हमारा ज़राअत है। अगर हमारी ज़राअत है तो हमारा मुल्क है, अगर हमारी ज़राअत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं ना, वो तबाह हुए हैं, और जिन्होंने खेती बाड़ी की है वो मुल्क आबाद हुए हैं। वाह। अच्छा यासिर साहब, ये भी बताया कि जिस तरह हमारा जो फार्मर है, जब वो अपनी खाम हालत में गोभी को या किसी भी अपनी प्रोडक्ट को मंडी में बेचता है, तो वो जो पैसे कमाता है और जो वैल्यू एडिशन में लेके जाता है उसको, जो उसकी ब्रांड करता है, अपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को ई कॉमर्स से चीज़ें बेचता है, या कंज्यूमर से उसके लोग फार्म पे आके चीज़ें लेके जाते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है जो आपसे लोग सीख के गए हैं, जो कर रहे हैं काम, जो आप कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी बताइए ज़रा। गाजरें जब 10 रुपये 5 रुपये किलो हुई, तो आपने वहाँ बताया ट्रेनिंग दी, तो उसने उसका जूस बेचना शुरू कर दिया। वो बच्चे ने 3,000 रुपये कमा लिया। आप मुझे बताएं कि एक किसान का बच्चा अगर वो 3,000 रुपये कमा लिया, उसको तो समझ आएगी कि मेरी गाजरें कैसे बिकनी। वो अपने उसका पिकल्स बनाया, गाजर मुरब्बा बनाया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी ना, हम हाजिर हैं इसके लिए। ये एग्री टूरिज्म का प्लेटफॉर्म, कोई भी बच्चा अगर सीखना चाहे तो ये पिछले दिनों में अहमद ने वो जैम वगैरह बनाई, तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप 5-5 का ग्रुप बना दें। कल इन्होंने वो उसका फैट्स निकाले, तो वो 50 बच्चों के ना 10 ग्रुप बना दिए। तो 10 चीज़ों में से, तो ये अगर हमारे फार्मर के, बल्कि अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये एक कोर्स शुरू हो रहा है फार्मर के बच्चों के लिए 6 महीने का, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग लें, जो चीज़ें बनती हैं उनको मतलब वैल्यूएशन पे। हाँ, वैल्यू एडिशन। देखिए ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है यासीन साहब ने हमें, कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, ये फार्मर के बच्चों के लिए वैल्यूएशन के ऊपर एक पूरा कोर्स डिज़ाइन करी। बिल्कुल और ये हो गया कितने महीने का कोर्स है? 6 महीने का कोर्स। 6 महीने का कोर्स है, जिसमें फार्मर के बच्चों को बताया जाएगा कि अपनी प्रोड्यूस जो है उसको टके टोकरी करके फेंकना नहीं है हमने, बल्कि उसको वैल्यू एड करके बेहतर कीमत पे हमने बेचना है, ताकि हम अपनी कॉस्ट भी पूरी करें और बेहतर मुनाफा भी कमाएं। तो इसकी इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं अब, कि पर एकड़ जो है अगर हम वैल्यू एड्स करते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो ये कितना मुनाफा हो सकता है? तारिक साहब, अगर आपकी फॉर एग्जांपल 2 लाख की है ना, आप इसको प्रोडक्ट में बनाए 20 लाख होगा। आप देखें ना, अगर आपका 2 लाख रुपया खर्च आ जाता तो आपको 16 लाख। ये तो तय बात है कि जो ही आपने वैल्यू एडिशन पे जाना है, ये 10, 20, 30 गुना बढ़ लें। बिल्कुल ठीक। ये गोभी 100 रुपये 50 वाले नहीं रहने, ये 1000 वाली हो जानी। बिल्कुल ठीक। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि दुनिया में जो भी फार्मर है, आप देखें मूली का रेट इतना गिर गया कि वो 2 रुपये किलो थे। मैं गया तो मुझे कहने लगे जी एक बैग ले जाएं। मैं कहा यार मन का बैग। तो मैंने कहा आप इसको वैल्यू एड क्यों नहीं कर रहे थे? कह रहा जी इसका क्या होता है वो। मैंने कहा इसको कुछ ना करें, इसका जो नमक है ना, मूली का नमक, वो 500 रुपये किलो है। आप पता कर लें क्या है मूली का नमक। सिर्फ आपने उसको काटना है, उसका जो रस है वो निकाल देना। वो भाई 2 रुपये किलो 5 रुपये वाली चीज़ आपकी 500 बिक रही है, वो उसका नमक बन गया। फिर इसका आप पिकल बना लें मूली का, वो 500-700 रुपये किलो। तो ये 2 रुपये 3 रुपये देने या उसमें किसी गड्ढे में फेंकने से बेहतर है कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे। जी, हमारे मुल्क का किसान जो है, जिस तरह आपने देखा कि वो ना सिर्फ इसकी वैल्यूएशन में जाके बहुत सारा पैसा कमा सकता है, बल्कि इसकी पैदावार बढ़ा के इसकी कैनिंग किया जाए, इसको एक्सपोर्ट किया जाए और अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। तो हमारे जो यूथ है, जो कि अब देख रहे हैं कि डिग्रियाँ लेके हमने क्या करना है, वो इसकी वैल्यूएशन में जाके अपनी कंपनियाँ बना सकते हैं, आपके अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकते हैं और अपने ख़ानदान के लिए तरक्की की नई राहें खोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने दी हैं वो आपके लिए बहुत ही सूदमंद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देख रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।